हेलो सिनेफाइल्स, वेलकम टू द 25th एपिसोड ऑफ द बॉयज़ कॉमिक सीरीज़, जहां हम बात करेंगे हीरोगैज़म के इशू 4 की। पिछले एपिसोड में आपने देखा बॉयज़ डूफर को छत से गिराकर मार देते हैं और उसे ऐसा डिस्ट्रैक्शन यूज़ करके विक द वीप के एक बॉडीगार्ड माइकल लूसिरो को किडनैप कर लेते हैं। दूसरी तरफ ए ट्रेन और जैक ब्लैक नॉयर और स्टिलवेल के बारे में डिस्कस करते हैं और हमें उनका पर्सपेक्टिव भी पता चलता है। वहीं स्टिलवेल और गॉडफ्रे को होमलैंडर के प्लेन गिराने के बारे में पता चल जाता है। साथ ही स्टिलवेल विक द वीप के साथ अपनी मीटिंग को प्रीपोन करवा देता है और फाइनली ब्लैक नॉयर ह्यूई को किडनैप करके उसे हैरेस करता है, पर बॉयज़ के प्लान को नहीं बिगाड़ता। अब आगे इशू स्टार्ट होता है एयरफोर्स 2 में, जहां एक ऑफिसर दो और ऑफिसर से बात कर रहा होता है। पहला ऑफिसर बाकी दोनों से पूछता है, तुम्हें लूसिरो की ज़रा भी चिंता नहीं है? जिस पर वो दोनों ऑफिसर जवाब देते हैं, भला हम क्यों करें चिंता, वो अभी किसी लड़की के साथ मज़े मार रहा होगा, मैं भी शिफ्ट खत्म होने के बाद यही करने वाला हूँ। जिस पर पहला ऑफिसर अपने आप से ही कहता है, मुझे यकीन नहीं होता कि मैं ये सब सुन रहा हूँ। इतने में ही पीछे से गॉडफ्रे एक रूम से निकलता हुआ कहता है, कुछ प्रॉब्लम है एजेंट अभिषेक? जिस पर वही ऑफिसर जवाब देता है, नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है मिस्टर गॉडफ्रे। फिर वो ऑफिसर उस प्लेन से गुस्से में उतरते हुए कहता है, वो किसी से मज़े नहीं ले रहा होगा क्योंकि वो यूएस सीक्रेट सर्विस का आदमी है, ना कि तुम कमीनों की तरह रेड रिवर का आदमी। यहाँ हमें जो ऑफिसर दिखाया जाता है वो एजेंट अभिषेक होता है, जो कि एजेंट लूसिरो, जिसको बॉयज़ ने किडनैप कर लिया है, उसके गायब होने पर चिंता में होता है। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि एजेंट लूसिरो एक एक्चुअल यूएस सीक्रेट सर्विस का ऑफिसर है, ना कि वॉर्ड के रेड रिवर का आदमी। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं बॉयज़ के सभी मेंबर्स को, जिसमें से बुचर कहता है, ऑफ कोर्स हम अच्छे लोग हैं, क्या हम तुम्हें अच्छे लोग नहीं लगते? तभी हम देखते हैं मार खाए हुए एजेंट लूसिरो को, जो कहता है, तो तुमने मुझे मारा क्यों और मुझे इस कुर्सी से क्यों बांध रखा है? बुचर कहता है, ओह कम ऑन, ये तो तुम्हें बस थपकी सी दी थी। जिस पर लूसिरो कहता है, उस लड़की ने लगभग मुझे। फ्रेंची उसकी बात को काट कर कहता है, आई प्रॉमिस यू, उसने अपने आप को काफ़ी रोका हुआ था, वरना वो बहुत बुरा कर सकती थी। लूसिरो कहता है, मैं बस अपना काम कर रहा था। इतने में ही बुचर उसके हाथ की रस्सी काटते हुए पूछता है, तो ऐसा क्या हुआ है जिसे बताने के लिए तुम्हें CIA को कॉल करना पड़ा? लूसिरो थोड़ा सरप्राइज होते हुए कहता है, तो तुम मैंने कहीं से सुना था कि डायरेक्टर्स ऑफिस के कुछ बड़े लोग भी वॉट और VP की इन्फॉर्मेशन में इंटरेस्टेड हैं। मेरा कज़न भी लैंगली में काम करता है, उससे भी मुझे कुछ चीज़ें पता चलती है। तो CIA ने तुम्हें भेजा है? बुचर जवाब देता है, काइंड ऑफ। जिस पर लूसिरो कहता है, तो तुम मुझसे DC में ही क्यों नहीं मिले? मैं बस व्हाइट हाउस से 6 ब्लॉक्स दूर ही रहता हूँ। जिस पर बुचर थोड़ा सीरियस होकर कहता है, हमें DC में काम करना पसंद नहीं है, वहाँ दीवारों के भी कान हैं और हम नहीं चाहते कि जो तुम हमें बताने वाले हो वो किसी और को पता चले, यहाँ तक कि उन लोगों को भी जिन्होंने हमें तुम्हारे पास भेजा है। बुचर की स्टेटमेंट से हमें एक बार फिर ये शो होता है कि भले ही ऑन पेपर बुचर CIA के लिए काम करता हो, पर असल में बुचर अपने पर्सनल रिवेंज के लिए ही वॉट और 7 के पीछे पड़ा है। बुचर आगे बताता है, तो हमें पता चला था कि विक हीरोगैज़म में आ रहा है और ऑब्वियसली यहाँ उसे पकड़ना ज़्यादा आसान रहेगा क्योंकि सबका दिमाग यहाँ कुछ और चीज़ों में ही लगा होगा। अगर वो वॉट का आदमी नहीं आया होता तो ज़्यादा बेहतर रहता। एजेंट लूसिरो खड़े होते हुए कहता है, तुम उसे जानते हो? बुचर जवाब देता है, उतने अच्छे से नहीं जितने अच्छे से हम उसे जानना चाहेंगे। लूसिरो कहता है, वेल लिसन, मुझे नहीं पता वो यहाँ क्या कर रहा है, पर उसे देखकर गैरी गॉडफ्रे, जो कि VP का चीफ ऑफ स्टाफ है, उसकी हालत एक ही सेकंड में ख़राब हो गई थी। मैंने उसे पहले कभी ऐसी हालत में नहीं देखा है। पर ऐसा बोलते बोलते लूसिरो रुक जाता है, जिस पर बुचर कहता है, आगे बताओ। पर लूसिरो कहता है, ओके जस्ट अ सेकेंड, क्या तुम सच में कंपनी के साथ हो? मतलब मुझे एटलीस्ट पता होना चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। बुचर मजाक में कहता है, वेल मैं हूँ बेटी स्यू और ये है मेरी गर्लफ्रेंड कैंडी। सीन चेंज होता है और हम चलते हैं ए ट्रेन और जैक के पास, जहाँ वो दोनों अपनी यूजुअल बकैती में लगे रहते हैं। तभी ए ट्रेन जैक से पूछता है, क्या तुम आज रात के सूप अवार्ड फंक्शन में जाओगे? सो बेसिकली हर हीरोगैज़म इवेंट में एक अवार्ड फंक्शन भी होता है जहाँ सूप्स को अलग अलग अवार्ड दिए जाते हैं। जैक जवाब देता है, बिल्कुल भी नहीं, अवार्ड्स भी मतलब होते हैं, वहाँ खाना बेकार होता है, बोरिंग भाषण होते हैं और हमेशा एक ऐसा बेवकूफ़ होता है जो रोना स्टार्ट कर देता है, जिसे देखकर मुझे अपने आप को मारने का मन करता है। और सबसे बड़ी बात कि इन अवार्ड से कुछ भी नहीं बदलता है। तुम किसी भी नई टीम को बेस्ट न्यू टीम का अवार्ड दे देते हो और फिर भी अगले साल तक वो टीम गायब हो जाएगी और कोई उसे पूछेगा भी नहीं। पर ए ट्रेन कहता है, आई डोंट नो, पर मैं शायद जाऊँगा। मेरे लिए ये सब नया है क्योंकि जब मैं टीनेज किक्स में था तब वो जूनियर्स को इस इवेंट में आने के लिए अलाउ नहीं करते थे। जिस पर जैक कहता है, वेल मुझे बताना कि ग्रेटेस्ट हीरो अवार्ड कौन जीता, हीरो होमलैंडर या फिर सोल्जर बॉय? मुझे ध्यान नहीं आ रहा इस बार किसकी टर्न है। इतने में पीछे से किसी की आवाज़ आती है जो कहता है, मेरी बारी है। तभी हम देखते हैं कि वो आवाज़ होमलैंडर की होती है, जो जैक और ए ट्रेन के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, तुम दोनों शाम को फंक्शन में आने वाले हो ना? इससे पहले कि ए ट्रेन कुछ बोल पाता, जैक कहता है, बिल्कुल होमलैंडर, हमेशा की तरह मुझे इसका इंतज़ार है। ये सुनकर ए ट्रेन शॉक हो जाता है क्योंकि अभी अभी जैक ने फंक्शन की इतनी बुराई करके उसमें आने से मना किया था और हमें जैक के दोगलापन का एक और एग्जाम्पल दिखता है। होमलैंडर कहता है, दैट्स ग्रेट,
आई नो कि इवेंट थोड़ा सा चीज़ी होता है, पर मैं सभी को एक जगह इकट्ठा देखना चाहता हूँ। कभी कभी मुझे फ़ील होता है कि हम अपनी कम्युनिटी को उतना सेलिब्रेट नहीं करते जितना हमें करना चाहिए। और क्या पता, एक दो इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट भी हो जाए इवेंट में, तो ठीक 10 बजे आ जाना। और ऐसा कहते हुए होमलैंडर वहाँ से चला जाता है, जिसके जाने के बाद भी ए ट्रेन थोड़ा सा सकपकाया हुआ होता है। ए ट्रेन को देखकर जैक कहता है, तुम ठीक हो? ए ट्रेन जवाब देता है, कभी कभी होमलैंडर मुझे बहुत डरा देता है। इसके साथ सीन चेंज होता है और हम चलते हैं वापस बॉयज़ और एजेंट लूसरो के पास। लूसरो बताता है, मुझे CIA को बताना ही था क्योंकि वॉट अमेरिकन वाइट हाउस में आ चुकी है और हमें कोई आइडिया भी नहीं है कि वो वाइट हाउस में कितने अंदर तक आ चुके हैं। आई मीन इस तरह की कंपनीज़ हमेशा। फिर लूसरो थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है, देखो मैं कोई नौसिखिया नहीं हूँ, मुझे पता है प्रेसिडेंट डकोटा बॉब के भी कई प्राइवेट कंपनीज़ के साथ लिंक है और मैं सिक्योरिटी डिटेल में हूँ, तो मेरे लिए ये सब कोई नई बात नहीं है। पर ये डिफरेंट है क्योंकि अब रेड रिवर के लोग भी सिक्योरिटी में आ चुके हैं। मैं सबको तो नहीं जानता हूँ, पर वो विक द वीप के साथ ही आए थे और अब तो वो और ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लूसरो थोड़ा रुकते हुए कहता है, सीक्रेट सर्विस को ज्वाइन करना मेरा ड्रीम था। मैं 5 साल के लिए मरीन सर्विस में था, पर मुझे रियलाइज़ हुआ कि देश के लिए अल्टीमेट सर्विस प्रेसिडेंट की रक्षा करते हुए ही होगी, भले ही उसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों ना देनी पड़े। तुम मेरी बातों को सुनकर कह सकते हो कि मुझ में शायद मार्टिर कॉम्प्लेक्स है, पर मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने देश के प्रेसिडेंट की रक्षा के लिए गोली खाने को भी तैयार हूँ, पर मुझे विक द वीप के लिए असाइन कर दिया गया। और ऐसा कहते हुए लूसरो ऑलमोस्ट रोने लग जाता है। लूसरो के एक्सप्रेशन से ही समझ आ जाता है कि जैसा सोचकर उसने सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करने का फैसला किया था, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। लूसरो आगे बताता है, पहले ये भी ओके ही लगा। उनके 2000 में इलेक्शन जीतने के बाद ही मैं विक द वीप की सिक्योरिटी में ज्वाइन हो गया। आई मीन तुम मुझसे मिलते ही समझ जाओगे कि ओके, इस बंदे में कुछ तो गड़बड़ है। पर फिर मैंने अपने आप को समझाया कि मैं वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस और उसके पोस्ट के लिए काम कर रहा हूँ, ना कि स्पेसिफिकली उस बंदे के लिए। पर फिर लगभग 6 महीने बाद एक रात को हम जॉर्ज टाउन के एक घर में जाते हैं और देखकर ही पता चल रहा था कि वो जगह एक ब्रॉथल है। यहाँ अगर आपको ब्रॉथल का मतलब नहीं पता तो बेसिकली हिंदी में आप इसे कोठा कह सकते हो। आप समझ ही गए होंगे मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। लूसरो आगे बताता है, मुझे ये सोचकर ही बहुत गंदी फीलिंग आती है कि VP का ऐसी जगह पर जाने का क्या मतलब है। पर फिर मैं अपने आप को समझाता हूँ कि जिस टाइप की VP की जॉब होती है उसमें बहुत स्ट्रेस होता है और हर आदमी की अपनी कुछ नीड्स होती हैं। और भी कई बातों से मैं अपने आप को मनाने की कोशिश कर रहा था। पर इसके बाद हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ विक द वीप एक रूम लूसरो को एक समझ रहे हो ना? पकड़ाकर बार बार कहता है, हेल्प माई डिकी हेड, हेल्प माई डिकी हेड। बेसिकली विक द वीप को वो खुद पहनना भी नहीं आता और वो लूसरो को वो पहनाने के लिए कहता है। लूसरो डिस्गस्ट के साथ कहता है, मैं कसम खाता हूँ मैंने ये ऑफिस और वाइस प्रेसिडेंट की इज्जत बचाने के लिए किया। जहाँ हम नेक्स्ट सीन में लूसरो को विक द वीप को समझ रहे हो ना? पहनाते हुए देखते हैं। ऑब्वियसली ये इंसिडेंट लूसरो के लिए काफ़ी डिस्टर्बिंग और डिस्गस्टिंग होता है, लेकिन बॉयज़ के लिए ये डिस्गस्टिंग से ज़्यादा फ़नी होता है और वो दबी आवाज़ में हंसने लग जाते हैं, जिन्हें देखकर लूसरो कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, हंसो मुझ पर। लूसरो आगे कहता है, उस इंसिडेंट के बाद से मैं बस क्विट करने ही वाला था, पर मेरी ड्यूटी का हो या कुछ और, मैंने क्विट नहीं किया। और वैसे भी मैं अगर क्विट कर देता तो अभी तुम्हें ना इस इंसिडेंट के बारे में पता चल पाता, ना ही अब जो मैं तुम्हें 9/11 के इंसिडेंट के बारे में बताने वाला हूँ वो पता चल पाता। ये सुनकर हमें लेजेंड की इशू 21 में कही बात याद आ जाती है, जहाँ लेजेंड ने भी कहा था कि 9/11 की बाकी डिटेल्स भले ही उसे पता हो, पर ये उसे भी नहीं पता कि आखिर लास्ट प्लेन को विक द वीप ने कैसे ऑर्डर्स दिए, जबकि उससे पहले डकोटा बॉब चार्ज में था। खैर सीन चेंज होता है और हम चलते हैं स्टिलवेल और गॉडफ्रे के पास, जहाँ गॉडफ्रे विक द वीप की थोड़ी इज्जत बचाने की कोशिश करता है उसकी नादानियों को कवर करके। पर तभी विक्टर के बॉडीगार्ड्स वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर स्टिलवेल और गॉडफ्रे खड़े हो जाते हैं। और खड़े होते होते गॉडफ्रे पूछता है, आप बुरा तो नहीं मानेंगे अगर मैं एक सवाल पूछूं आपसे? स्टिलवेल कहता है, किस बारे में? गॉडफ्रे पूछता है, विक्टर को आखिर इस काम के लिए चुना ही क्यों गया? स्टिलवेल कहता है, मैं उस टाइम से सुपर ह्यूमन डेवलपमेंट में था, तो ये मेरा डिसीजन नहीं था। पर हाँ, जनरल आइडिया यही था कि जो वॉट के बैकग्राउंड से ही हो और सिंपल हो। विक के दादाजी F7U के टाइम से वॉट में थे, फिर उसके पापा ने वॉट को पॉलिटिक्स में जोड़ने से हेल्प करी, और उसके साथ ही जैसा तुमने बताया कि विक्टर एक ब्लैंक CPU की तरह है जिसके भेजे में कुछ भी डाल सकते हैं। और मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मेरे हिसाब से विक्टर हमारे लिए एक ऐसी चीज़ है जो एक दिन हमें बहुत महंगी पड़ सकती है। और इतने में ही विक द वीप वहाँ पहुँच जाता है। सीन फिर चेंज होता है और हम फिर चलते हैं लूसरो और बॉयज़ के पास, जहाँ हमें 9/11 के बारे में और पता चलने वाला है। लूसरो कहता है, डकोटा बॉब एक कमांडर है। आई नो कि लोग आजकल उसके गट्स को हेट करते हैं, बट जब चीज़ें सच में बुरी हालत में होती है तो उस आदमी को पता है कि एग्जैक्टली क्या करना है और क्या ऑर्डर देना है। 9/11 की सुबह भी डकोटा को पता था उसे क्या ऑर्डर देने हैं। तब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वाइट हाउस का सीन, जहाँ ऑफिसर्स प्रेसिडेंट डकोटा को सारी सिचुएशन बता रहे होते हैं। लूसरो आगे कहता है,
CIA और NSC से पूरी गर्मियों में इन्फॉर्मेशंस मिलने के बाद प्रेसिडेंट ने सबको हाई अलर्ट पर रखा हुआ था। हर एयरपोर्ट पर एयर पेट्रोल टीम तैनात थी। यहाँ तक कि उस सुबह प्रेसिडेंट की फ्लोरिडा की एक ट्रिप थी, पर पहले प्लेन से रिस्पांस ना आने पर ही फ्रेश वार्निंग आने के बाद प्रेसिडेंट ने वो ट्रिप कैंसिल कर दी। विक और उसके लोग भी जल्दी ही वहाँ आ गए और जब उन्होंने देखा कि बॉब वहाँ उनसे पहले ही आ चुका है, उनका चेहरा देखना लायक था। ह्यूई कहता है, तुम्हारा मतलब है कि लूसरो ह्यूई की बात को पूरा करते हुए कहता है, मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट की उस दिन की फ्लोरिडा की ट्रिप भी प्लान थी। फिर हम देखते हैं डकोटा बॉब को उस सुबह अपने एक फाइटर जेट को ऑर्डर देते हुए कि वो पहले प्लेन को गिरा दे, जिस पर वो पायलट थोड़ा हिचकिचाता है। पर डकोटा उससे कहता है, मुझे पता है कि वो एक कमर्शियल प्लेन है जो सिविलियन से भरा है, पर जो लोग हम पर हमला कर रहे हैं हम उनके साथ एक वॉर में हैं और वॉर में कई अनसोची चीज़ें करी जाती हैं, तो ये मेरा डिसीजन है बच्चे, तुम उस प्लेन को गिरा दो। जिसके बाद डकोटा के ऑफिसर्स उसे दूसरे प्लेन के बारे में बता रहे होते हैं। लूसरो बताता है, वहाँ पर इतना कियोस मचा हुआ था कि मैं विक को नहीं देख पा रहा था, जो कि एक सही चीज़ नहीं थी क्योंकि मेरा काम ही उसे प्रोटेक्ट करना था। मैं जिसे देख पा रहा था वो थे गॉडफ्रे और एलन ब्लेक। एलन ब्लेक उस टाइम पर विक द वीप का चीफ ऑफ स्टाफ हुआ करता था, जिसके मरने के बाद गॉडफ्रे ने उसे रिप्लेस किया था। वो दोनों ही सिचुएशन से खुश नहीं थे। उस सुबह कोई भी खुश नहीं था, पर वो दोनों सच में काफ़ी पैनिक कर रहे थे। एक और बात, उस दिन सिर्फ 4 ही सिक्योरिटी एजेंट वहाँ थे, 2 बॉब के, एक मैं और दूसरा एजेंट विक की तरफ से। नॉर्मली 6 बंदे रहा करते थे। फिर उस मॉर्निंग के सीन में हम देखते हैं कि ऑफिसर्स डकोटा को बताते हैं कि पहला प्लेन गिर चुका है और दूसरे प्लेन को शूट करने के लिए भी वो तैयार है। पर जब सब पीछे मुड़कर डकोटा की तरफ देखते हैं, डकोटा नीचे बेहोश पड़ा होता है और उसके पास ही डकोटा के खून से सना हुआ एक फायर एक्सटिंग्विशर पड़ा होता है। उसके बगल में ही खड़ा हुआ विक द वीप बार बार एक ही चीज़ बोल रहा होता है, नोराट से बोलो कि वेपन्स होल्ड करे, नोराट से बोलो कि वेपन्स होल्ड करे। लूसरो आगे कहता है, ये सब देखकर 2 सेकंड्स के लिए सब फ्रीज हो जाते हैं। किसी को कुछ समझ नहीं आया यहाँ अभी क्या हुआ, और फिर अगले ही सेकंड उस रूम में हंगामा मच जाता है। बॉब के एजेंट्स बॉब को संभालते हैं और ब्लेक कहता है कि बॉब के ना होने पर वीपी को ऑर्डर देने की अथॉरिटी है और उसके ऑर्डर्स माने जाएं, और विक भी बार बार वही बात दोहरा रहा होता है। बुचर पूछता है, और उन्होंने विक के ऑर्डर्स मान लिए? लूसरो कहता है, ब्लेक सही था, अगर प्रेसिडेंट नहीं हो तो वीपी की बात माननी ही थी, और ये मत भूलो कि किसी ने भी विक को बॉब को मारते हुए नहीं देखा था, और जब तक बॉब को वहाँ से बाहर ले जाया गया वो एक्सटिंग्विशर भी अपने आप ही गायब हो गया था, और इवन अगर कोई इस बात को आगे बढ़ाना भी चाहता तो उस टाइम देश पर एक टेररिस्ट अटैक हो रहा था। और इसके बाद हम देखते हैं वही कन्वर्सेशन जो हमने इशू 21 में सुनी थी, और अब हमें क्लियरली पता चलता है कि आखिर लास्ट प्लेन को डकोटा बॉब की जगह विक द वीप ने कैसे ऑर्डर दिए और कैसे 9/11 का ब्लंडर कंप्लीट हुआ। यूई पूछता है, तुम्हें लगता है कि प्लेन्स के हाईजैक होने के पीछे भी उनका कोई हाथ था? जिस पर लूसरो कहता है, नहीं, विक के ऑफिस को भी वही रिपोर्ट्स मिली थी जो प्रेसिडेंट के ऑफिस को मिली थी, बस उन्हें गैस करना था कि कब इस तरह का कोई इंसिडेंट होगा। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा कि सभी ऑलरेडी हाई अलर्ट पर थे, और उसके बाद बस उन्हें प्रेसिडेंट को अपने रास्ते से हटाना था, जो भी वो करना चाह रहे थे उसके लिए। यहाँ पर आप लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि एक्चुअली लूसरो या किसी और भी ऑफिसर को ये नहीं पता था कि 7 वहाँ गई थी और आखिरी प्लेन के क्रैश होने में 7 का हाथ था। यूई लूसरो को ऐसा कहने पर लूसरो को 7 के बारे में बताने वाला होता है, पर बुचर उसे रोक देता है। MM पूछता है, फिर क्या हुआ? लूसरो कहता है, फिर क्या होना था, इंक्वायरी हुई पर उसमें कुछ साबित नहीं हो पाया। यहाँ तक कि खुद बॉब भी ये नहीं बता पाया कि उस पर किसने अटैक किया था, और इस बात को इस तरह से ख़त्म कर दिया गया कि बॉब खुद बेहोश होकर चोटिल हो गया था। इस इंसिडेंट के बाद शर्म के मारे बॉब की चीफ ऑफ स्टाफ और चेयरमैन ऑफ जॉइंट चीफ ने इस्तीफा दे दिया, और उसके बाद से व्हाइट हाउस में सिविल वॉर चल रही है। बॉब को विक स्टार्टिंग से ही पसंद नहीं था और पार्टी ने ज़बरदस्ती उसे वीपी बना रखा था, पर उस इंसिडेंट के बाद से दोनों एक दूसरे से नज़र नहीं हटाते हैं, और यही चीज़ सिक्योरिटी में भी लागू होती है। कौन रेड रिवर के लोग हैं, कौन असली ऑफिसर्स, कुछ पता नहीं। बॉब को पता है विक के लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, पर वो कुछ प्रूव नहीं कर पा रहा, और इसलिए वो उनके अगेंस्ट कुछ एक्शन भी नहीं ले पा रहा, सिवाय विक की हरकतों पर नज़र रखने के। फ्रेंची पूछता है, और तुम? लूसरो कहता है, मैं बस अपना सर झुकाकर काम कर रहा हूँ, इस कोशिश में कि मुझे वो निकाल ना दे, और तब तक मैं अपने आँख कान खुले रखकर सब कुछ समझ रहा हूँ, किसी ऐसे इंसान को बताने के लिए जो सब कुछ ठीक कर दे। और इसी लाइन के साथ हमें बुचर का चेहरा दिखाया जाता है। सीन चेंज होता है और हम चलते हैं वापस गॉडफ्रे और स्टिलवेल के पास, जहाँ अब विक द वीप भी आ चुका होता है। स्टिलवेल विक को समझाते हुए कहता है, प्रेसिडेंट 1 साल में मर जाएगा, तुम्हें समझ आया? विक में जवाब देता है। स्टिलवेल आगे कहता है, गुड, तुम फिर बचे हुए सालों के लिए प्रेसिडेंट बनोगे, उसके बाद तुम अगला इलेक्शन जीतोगे और अपनी खुद की प्रेसिडेंशियल टर्म चलाओगे, तुम्हें समझ आया? विक फिर में जवाब देता है। स्टिलवेल आगे कहता है, गुड, तुम्हारे साथ का वाइस प्रेसिडेंट का कैंडिडेट वोट चुनेगी,
तुम सिर्फ और सिर्फ हमारी बनाई पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करोगे और 2010 तक सुपर हीरोज़ को यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस में इंक्लूड करवा दोगे। तुम्हें समझ आया? विक फिर में जवाब देता है और स्टिलवेल कहता है गुड। और इसी के साथ हीरोगैज़म का 4th इशू ख़त्म हो जाता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और साथ ही साथ कमेंट्स में ये बताना कि आपके हिसाब से लूसर और बॉयज़ विक और वॉट को रोकने के लिए क्या करेंगे। और हाँ, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग सिनेफाइल्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।